नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। चुनाव संपन्न हो चुका है। तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद है। परिणाम आएंगे 4 जून को, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम विनय यादव जी के साथ बैठे हैं एक अहम मुद्दे पर, और वो बात जरूर करेंगे क्योंकि पूरा चुनाव राव इंद्रजीत सिंह ने जो लड़ा उस पर आज विश्लेषण करेंगे कि अपने दमखम पर राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव लड़ा तो किस तरीके से विनय यादव जी पूरे चुनाव को देखते हैं। क्योंकि इस चुनाव में कहें कि कोई भाजपा का बड़ा नेता नहीं आया, क्या राव को अकेला छोड़ दिया, और कहें कि पिता पुत्री दोनों ने जिस तरीके से इस चुनाव में अपनी ताकत झोंकी उसके क्या मायने हैं। आज राव के पूरे चुनाव के मायने निकालेंगे। 2024 में जो चुनाव लड़ा क्या मायने। विनय जी, राव ने पूरा चुनाव लड़ा दमखम से और बड़ी उम्मीद थी बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, बड़े नेता आएंगे और बहुत सारी चीजें हुई हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? कोई भी स्टार प्रचारक ऐसा नहीं आया। क्या लगता है ये पूरा चुनाव राव और राव की पुत्री आरती राव ने अपने दमखम पे चुनाव लड़ा है? अहीरवाल में राव को अकेला छोड़ दिया, किस तरीके से देखते हैं? मोहन जी देखिए, यकीनन इस बार का जो चुनाव लड़ा गया है वो राव साहब, आरती राव और उनके जो भी परंपरागत जो समर्थक रहे हैं उनके द्वारा लड़ा गया है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है और काफी मेहनत उन्होंने इस चुनाव में की है। इससे पहले 3 लोकसभा के चुनाव जो लड़े हैं, इतनी मेहनत उनको कभी नहीं करनी पड़ी जितनी मेहनत उनको इस चुनाव में करनी पड़ी है। क्योंकि जनता का जो मूड था, पहले आप देखिए परिवार के अंदर एक मुखिया होता था, उस मुखिया के आदेश पर सारे परिवार की वोटें एक जगह डल जाती थी कहीं भी कहने पर अब जैसे जैसे परिवारों का बिखराव हुआ है, भाई भाई सब अलग रहने लगे हैं, तो सबकी विचारधारा अलग हो गई है, सबकी सोच अलग हो गई है और सब अपने ही मर्जी से अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं। तो इसलिए हर आदमी चाहता है कि जो कैंडिडेट है वो हमारे से टच हो, मैन टू मैन वो चाहता है टच कैंडिडेट हमारे साथ होना चाहिए, तब हम उसको वोट करें। एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही सभी कैंडिडेट के लिए, एक के लिए नहीं, सभी के लिए आई है, सबको ये करना पड़ता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछला चुनाव लड़ा गया था वो सभी लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए बड़ा सहज चुनाव था, क्योंकि उस समय देश के अंदर पूर्ण रूप से देशभक्ति की भावना बह रही थी। क्योंकि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसकी वजह से भाजपा ने उसको पूर्ण रूप से बुलाया था और लोग देशभक्ति में ओतप्रोत थे। उन्होंने बिना सोचे समझे, जब वो किसी भी पार्टी के वोटर थे, उन्होंने भाजपा को बहुत अधिक मतदान किया, जिसकी वजह से भाजपा के जितने भी सांसद जीत के आए वो बिल्कुल जीतने के बाद जनता से कट गए। उन्होंने ये सोचा जिस तरह मोदी जी का जादू पहले चल रहा था इस बार भी वो जादू चलेगा, और वो अति उत्साह के अंदर थे सभी सांसद जो कैंडिडेट। नहीं, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं। राव इंद्रजीत सिंह के पास टिकट थी भाजपा की, निशान था कमल फूल का। क्या लगता है भाजपा चुनाव लड़ी है इस बार गुरुग्राम लोकसभा सीट पे, यह पर्सनल राव इंद्रजीत सिंह लड़े? भले टिकट उनके पास जो है भाजपा की हो, निशान कमल का हो उनके पास, लेकिन जिस तरीके से कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं आया और राव के समर्थक जिस तरीके से लगे रहे, तो क्या लगता है पूरा श्रेय इस चुनाव में अगर राव जीतते हैं या भारी बहुमत से जीतते हैं तो पूरा श्रेय राव को जाएगा या पार्टी को जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको कह देता हूं, भारी बहुमत का जीत का आंकड़ा इस बार रेवाड़ी गुड़गांव लोकसभा के अंदर नहीं है। चाहे वो कोई भी कैंडिडेट जीते, उसका नतीजा 4 जून को पता चल जाएगा। इस बार हार जीत का आंकड़ा जो रहेगा वो 1 लाख के अंदर अंदर वोटों के अंदर रहेगा। आप मान के चलिए हार जीत जो रहेगी लाख से नीचे रहेगी, वो किसी भी कैंडिडेट के रहो। दूसरी बात, क्या राव साहब को अहीरवाल का कद्दावर नेता माना जा रहा था, समझा जा रहा था, और वो भी अपने आप को हमेशा समझते थे, मानते थे और सिद्ध भी करते थे। तो इस वजह से राव साहब को अति उत्साह में लग रहा था कि भाजपा की टिकट है, मोदी जी की गारंटी है, देश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। तो सबको यह लग रहा था जो भाजपा के उम्मीदवार थे, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। जहां जहां कमजोर कैंडिडेट थे वहां पार्टी के बड़े नेताओं ने बड़ी सभाएं की, मगर राव साहब की सीट थी उस पर जैसा कि उनके खुद के लोगों ने बताया, बयान आए, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। राव साहब ने खुद मना कर दिया था, अब हमें बड़े किसी नेता की यहाँ सभा की जनसभा की जरूरत नहीं है। पहले उनको ये सब लगता था, पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो हो सकता है कि राव साहब ने बात की हो बड़े नेताओं से, पर वो सबके प्रोग्राम कार्यक्रम में इतने व्यस्त थे उस समय ना दे पाए हों। दूसरा, राव साहब ये चाहते थे अब इस बार का चुनाव मैं अपने दम पर जीत कर दिखाता हूं, अपने दम पर अगर मैं चुनाव जीत के जाऊंगा तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर मेरा
अच्छा खासा दखल दक्षिणी हरियाणा की विधानसभा की सभी सीटों पर रहेगा, टिकट वितरण में भी रहेगा और वोट बैंक में भी मेरा इजाफा होगा और प्रभाव रहेगा। नहीं, एक और सवाल उठता है, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रति रोष पनपा और राव साहब चुनाव लड़े, अहीर नॉन अहीर हो गया, पंजाबी बराबर में उम्मीदवार आगे राज बब्बर, तो क्या लगता है राव को एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से अहीरों के नेता तक सिमटाने की कोशिश की गई, या राव तो छत्तीस बिरादरी के नारनौल से नांगल चौधरी से लेकर डुंडा हेड़ा तक उनका कद है, तमाम छत्तीस बिरादरी की वो नेतृत्व करते रहे, तमाम का नेता मानते हैं, चाहे मेव से है मेवात से, वो भी नेता मानते थे, लेकिन इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि राव को अहीर नेता तक सिमटाने की कोशिश की गई है? मोहन जी, जब कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे तो कांग्रेस पार्टी में जब वो थे तो 36 बिरादरी के वोट उनको मिलते थे, मिलते रहे हैं। मगर वो भाजपा में गए जब से, तब से जो भाजपा के जो सीनियर लीडर थे, उनके जो भाषण थे, उनकी जो सोच थी, वो जो जिस तरह से धर्म के आधार पर सोच उनकी बनी, जातिगत आधार पर सोच बनी, वो सोच इतनी हावी होती चली गई, जनता उस चीज से परेशान हो गई और उस परेशानी की वजह से राव साहब को उसका खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ा। वो बेशक लोगों से कहते रहे कि मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, मेवात से मुझे वोट मिलेगी, अन्य जातियों से भी मुझे वोट मिलेगी, मगर लोग उस बात को नकारते रहे और जो राव साहब के ऊपर ना चाहते हुए भी एक टैग लग गया, भाजपा का जो नेता है वो हिंदू मुस्लिम हो गया है। और जिस तरह से राजपूत भाजपा से नाराज हुए, ओबीसी नाराज हुआ, राजपूत और इसके अलावा जाट समाज जो नाराज हुआ, एससी संविधान के मुद्दे पर जो नाराज हुए, और हमारे अहीरवाल के बहुत से वोटर जो पैरवी ये हमारी या अहीर रेजिमेंट के नाम पर राव साहब खुलकर नहीं कर पाए भाजपा में रहने के बावजूद, क्योंकि अगर वो खुलकर पैरवी करते, अग्निवीर का विरोध करते तो पार्टी लाइन से बाहर कर दिया जाता, पार्टी में उनकी बगावत होती, दिक्कत होती, सीनियर नेताओं के आगे जो नंबर थे कम हो जाते, और अब वो कर नहीं पाए। तो लोगों भी ये बात बहुत खल रही थी कि हम अहीर नेता हैं, इसको बड़ा नेता मानते हैं, और जब ये कांग्रेस में रहकर भी ये पार्टी के खिलाफ बोलते थे, जिसमें रहे मेरी सीनियर नेता नहीं मानते, और यही बात ये भाजपा में कहते रहे, मुझे सूचना नहीं दी जाती, ऊपर वाले लोग सुनते नहीं, मेरी बात नहीं मानते, मुझे खबर नहीं होती। तो लोगों के दिमाग में एक मन घर घर गया, लेकिन राव साहब जिस भी पार्टी में रहते हैं उसी पार्टी के सीनियर नेताओं से तालमेल कभी नहीं बैठा पाते। तो जो नेता तालमेल नहीं बैठा पा रहा है वो आगे हमारी पैरवी क्या करेगा, ये उनको लगा। और क्यों आपको लगता है कि जैसे आप बार बार कह रहे नहीं कर पाए, लेकिन राव ने मेवात का जब मुद्दा उठा था, जो यात्रा वाला मुद्दा था, वहां तो राव खुल के बोले, लेकिन ऐसी कौन कौन सी जगह राव चूक कर गया आपको लगता है जो राव को बड़ा डेंट कर गई? चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे एम्स का मुद्दा हो, ऐसे कोई मुद्दे आपको लगते हैं मोहन जी राव को हमेशा कद करने, छोटा करने की कोशिश की गई? सुधा यादव को लेके आया, भूपेंद्र यादव को लेके आया गया, तो ये क्या योजना लंबे समय से, या फिर बीजेपी का जब जरूरत पड़ती है तो बीजेपी का राव को जो याद किया जाता है? कोसली में आपने देखा होगा। देखिए मोहन जी, सुधा जी का जब चर्चा चली वो बीजेपी की योजना सफल नहीं हो पाई, भूपेंद्र यादव की चली, वो जमीन पर धरातल पर हमारे दक्षिणी हरियाणा में वो कहीं नहीं दिखे, लोगों ने नकार दिया। उसकी वजह से भी राव समर्थकों को, राव साहब को भी एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अगर मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, पार्टी किसी को ले आओ, चाहे विपक्ष ले आओ, पार्टी ले आओ। दूसरा ये लगता था इस बार जो कैंडिडेट होगा वो अहीर कैंडिडेट को ही कांग्रेस टिकट देगी, 99% कैप्टन अजय यादव को मान रहा था, तो उन्हें यह लग रहा था कप्तान को अगर कैप्टन को टिकट मिलती है तो मैं चुनाव आसानी से जीत जाऊंगा, क्योंकि वो पिछली बार लोकसभा का चुनाव हार गए, विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो 2 बार के हारे हुए कैंडिडेट के सामने जो 5 बार का जीता हुआ कैंडिडेट लगातार का रहेगा तो वो कहीं मुकाबले में नहीं टिक पाएंगे। ये अति उत्साह जो उनके कार्यकर्ताओं में राव साहब के अंदर था वो उनको डेंट कर गया जैसे ही राज बब्बर को टिकट मिली, क्योंकि राज बब्बर पंजाबी कैंडिडेट हो गए, उनका मदर जो थी उनका मुस्लिमों से नाता रहा, वहां से वोट बैंक उनको मिल गया। इधर वो पंजाबी वोट बैंक में सेंधमानी करके जो राव साहब को हमेशा वोट करते हैं तो उनका वो नुकसान उनको हुआ। दूसरा, भाजपा का टैग राव साहब ना चाहते हुए नहीं हटा पाए, वो हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल पक्ष में बोले होंगे, मुस्लिम हो गए, मैं नहीं कहता नहीं बोले होंगे, अब उन्होंने एक समीकरण बना के चला होगा, एक बैलेंस बनाया होगा, अगर ना मैं मुस्लिमों के खिलाफ बोलूंगा ना हिंदुओं के खिलाफ बोलूंगा तो मेरा राजनीतिक प्रभाव बरकरार रहेगा। मगर जो भाजपा के नाम का उनको जो टैग लग रहा था, जिसको अब देश के अंदर एक
आप मान के चलिए कि मुस्लिम विरोधी पार्टी लोग मानने लग गए हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय तो मानता ही है, मगर जो जिस तरह धर्म का वो राजनीति में उपयोग कर रहे हैं, तो हिंदू भी धीरे धीरे भाजपा से कटता चला गया। तो ये दंड भी राव साहब को ना चाहते हुए भुगतना पड़ा, इस चीज की उनको उम्मीद नहीं थी। या फिर आपको लगता है जो मोदी जी के बयान थे, जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके मुस्लिम लीग का, फिर जो है, क्योंकि वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, हालांकि कांग्रेस भी आरोप लगा रही थी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने मैनिफेस्टो में आरक्षण लीग की जो बात की, उसके बाद आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे, आपके मकान का एक्स्ट्रा कर देंगे, आपका मकान खोस लेंगे, वो बयान कहीं ना कहीं डेंट करके, और जैसे कहें कि महेंद्रगढ़ के जो पाली के अंदर प्रधानमंत्री जी आए, वो बोले आपका राम मंदिर तोड़ देंगे, ताला लगा देंगे राम मंदिर पे, ये बयान क्या लगता है बड़े डेंट कर गए राव इंद्रजीत सिंह को, क्योंकि राव का चुनाव तो बहुत जबरदस्त उठा हुआ था, बब्बर को टिकट मिलने के बाद भी राव एक तरफा नजर आते, आप भी बार बार विश्लेषण में कह रहे थे राव को बड़ी एज है, राव एक तरफा है आज की डेट में, लेकिन ये चूक कहां होती चली गई। हालांकि परिणाम आएगा अभी 4 जून को, लेकिन हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, राव के चुनाव को किस तरीके से अकेला छोड़ा गया, राव को क्यों नहीं किसी की सपोर्ट मिली, तो ये अगर चुनाव अगर राव सब जीत जाएंगे और ये परिणाम जब सामने आएंगे, तो क्या लगता है जो राव की छवि है उसमें कुछ और निखार आएगा, किस तरीके से उसको देख रहे हैं, मैं उस पर आपसे जानना चाह रहा हूं। मोहन जी देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि जो राष्ट्रीय नेता हैं भाजपा के, उनके बयान हर जगह उनके जो कैंडिडेट थे सांसद के, उनको डेंट करके गए हैं, क्योंकि वो चाह कर भी उन बातों का ना तो विरोध कर पाए और ना उनके पक्ष में बोल पाए। राव साहब हमेशा आपने देखा होगा, जब भी किसी ने सवाल किया, ना वो 400 सीट के ऊपर उन्होंने कोई जवाब दिया, ना मंगलसूत्र पर बोले, ना हिंदू मुस्लिम पर वो कोई बोले, कि उन्हें पता था अब इस ट्रैप में अगर आप फंसेंगे तो आपको और ज्यादा दिक्कत होगी। तो अपना उन्होंने बयान में संतुलन तो बनाए रखा, मगर उनकी चुप्पी भी जनता को एक तरह से हाँ ही लगी, पार्टी के समर्थन में, भाजपा के समर्थन में। तो इस वजह से जो हमारे दलित वोटर थे, एससी वोटर जो थे, वो संविधान के मुद्दे पर भाजपा पे कटे, राव साहब उनको अपने पक्ष में नहीं कर पाए। अगर राव साहब एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते, लोगों को समझाते, उनका पोर्टफोलियो हो सकता है। मगर मैं इलाके से सांसद हूं, तो मेरी राय आप लोगों के साथ है, मैं आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूं, तो आप मुझे देखते हुए वोट करें, ना कि पार्टी को देखते हुए वोट करें। क्योंकि मोदी जी के नाम पे जो उन्होंने वोट का प्रचार किया, इसका भी उनको विपरीत प्रभाव पड़ा राव साहब को। दूसरी बात, भाजपा भी कहीं नहीं चाहती थी अगर राव साहब इतने बड़े कद से उभर कर आए, अगर वो आने वाले विधानसभा के चुनावों के अंदर आप लोगों पे हावी रहे और टिकट वितरण के अंदर उनकी दखल अंदाजी इतनी बढ़ जाए, अगर जो भाजपा के अन्य नेता हैं उनको दरकिनार होना पड़े। तो ये भी एक रणनीति कहूं, या जो और जो नेता थे उनकी महत्वाकांक्षा, वो चाहते थे कि राव साहब को कैसे भी करके इस बार इस लोकसभा से बाहर किया जाए। तो इसलिए आपने देखा होगा, कामयाब तो होते हुए नहीं दिख रहे, अभी हाल फिलहाल तक तो नहीं दिख रहे कि वो कामयाब होते हुए। तमाम लोगों ने घेरने की कोशिश की, भाजपा ने अकेला छोड़ा, भले ही टिकट उनके पास भाजपा की थी, तमाम नेताओं ने अपनी तरफ से कोशिश की, प्रचार प्रसार में नहीं आए, लेकिन राव की जो टीम थी, जिस तरीके से चुनाव लड़ा, राव की बेटी आरती राव ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार करा, कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो दे ही दिया, चुनौती तो उनके सामने भी खड़ी कर दी कि आप लाख मुझे घेरने की कोशिश करो, मैं आपके काबू में आने वाला नहीं हूं। और अगर चुनाव परिणाम साकार आते हैं तो आपको लगता है सबको बड़ी चुनौती होगी उनके सामने। मोहन जी, भाजपा ने अकेला नहीं छोड़ा, राव साहब खुद अकेला रहकर अपना दम दिखाकर लोकसभा में इस बार जाना चाहते थे, ताकि अपने आप को, अपने कद को वो कई गुना बढ़ा सके और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में उनकी दखल अंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और वो चाहे जिसकी टिकट कटवा सके, चाहे जिसकी दिलवा सके। ये एक वजह थी। जो लोग भाजपा के थे या अन्य पार्टियों के थे, राव साहब की राजनीति से उनकी राजनीति प्रभावित होनी थी, वो सब राव साहब के विरोध में अंदर खाने तो कह रहा हूं ना, ये सब घेरने की कोशिश थी ना, नहीं, वो राव उनके घेराव में नहीं आए ना। दोनों बातें हैं, घेरने की कोशिश थी उनकी, मगर राव साहब भी खुद अपने आप को घेरना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि इन सबके विरोध के बावजूद मैं जीत कर आ रहा हूं, तो मेरा कद कितना बड़ा है, मेरा वर्चस्व कितना बड़ा है। जीत के आएंगे तो कद बड़ा होगा ना, मतलब वो तो यही चाहते थे ना कि राव सिमट जाए अहीर नेता तक ही। लेकिन अगर जीत के आते हैं तो आप ये मान के चलिए ना, एक और भी बड़ा कद देश के अंदर होगा। हरियाणा के अंदर तो है ही ऑलरेडी बहुत सारी सीटों पे, तो आप ये मान के चलिए ना कि राव का कद तो बड़ा हो ही जाएगा। फिर वो कहां मुंह दिखाएंगे तमाम नेता। देखिए, राव साहब को जब पता लगा, अहीर वोटरों को जब पता लगा, अगर मेवात से वोटें नहीं मिल रही है, पंजाबी कैंडिडेट है, पंजाबी वोट बैंक भी
आधे से ज्यादा खिसक रहा है, राजपूत समाज भाजपा से नाराज है, जाट वोटर हैं भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ के अहीर नेताओं के जो मतदाता थे उनके पास एक ही विकल्प था, अगर राव साहब को अहीरों की ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, इसलिए राव साहब के समर्थकों ने जो लोगों में एक फैलाया अहीर नेता इसलिए आप इसलिए वोट दें, तो वो छवि का जो टैग था वो खुद उनके ऊपर लगता चला गया, चाहे वो बेशक नहीं चाहते थे, और इसका उनको विपरीत प्रभाव झेलना पड़ा। जो अन्य जो जातियां थी वो वोट उनको नहीं कर पाई और उसमें कम जो परसेंटेज थी वो कम होती चली गई। और अगर राव साहब ये चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि अब देखो मैं किसी के लिए श्योर नहीं कह सकता अब राजबब्बर जीतेंगे या राव साहब जीतेंगे, क्योंकि मत पेटी में अब सबके जो किस्मत है वो बंद है हर एक लोकसभा के अंदर, ये तो नतीजा 4 तारीख को आएगा। मगर इतना मैंने पहले भी कहा था कि इस बार का जो रिजल्ट रहेगा गुड़गांव लोकसभा का वो 1 लाख से कम अंतर में रहेगा, उसके नीचे हार जीत रहेगी। अब लोगों की जो बयान देखे लोग चुप हैं, अभी बाजार में वोट देने के बाद अब भी चुप हैं, कोई खुलकर 50% लोग खुलकर ये नहीं बताना चाहते कि हमने वोट किसको दी है, क्योंकि उन्हें भी कुछ संशय है। अगर हम कांग्रेस के लिए कह दें भाजपा जीत गई तो आप लोगों को दिक्कत, और अगर आपने भाजपा के लिए कह दिया कांग्रेस जीत गई तो भी आप लोगों को दिक्कत, इसलिए वो लोग शांत रहना चाहते हैं। मगर आकलन जो चल रहा है रेवाड़ी विधानसभा से, तो मैं अगर बात करना चाहूं मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर रेवाड़ी विधानसभा से राव साहब जीत कर जा रहे हैं, चाहे वो कितने भी वोटों से जीत रहे हैं। तो एक और सवाल आपसे कर लेता हूं कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे राव के भी चुनाव देखे होंगे, आपको लगता है 24 का चुनाव राव ने जितने दमखम से लड़ा उससे पहले कोई ऐसा चुनाव लड़ा है? बिल्कुल नहीं। राव साहब ने इस बार जो चुनाव लड़ा वो पूर्णतः अपने दम पे लड़ा, पार्टी के ना दम पे लड़ पाए वो, क्योंकि पार्टी का सबको पता है, मैं ज्यादा कहूं वो ठीक नहीं है, व्यक्तिगत हो जाती है कई बातें। मगर इस बार राव साहब ने चुनाव लड़ा, वो सारा चुनाव राव समर्थक जो लोग थे उनके परंपरागत समर्थक, वो पार्टी के समर्थक नहीं, वो राव साहब के साथ रहते हैं, राव साहब किसी भी पार्टी में जाए वो समर्थक राव साहब के, राव साहब की पुत्री राव साहब, इनका पूर्ण रूप से इन्होंने अपना पूरा दमखम दिखाया। और इनकी जो मेहनत है वो काबिले तारीफ है। वो इसलिए कह रहा हूं काबिले तारीफ क्योंकि जो रोल इनका इनके बूथ लेवल एजेंटों का, राव साहब के वर्करों का रहा, वो कांग्रेस के लोगों का नहीं रहा। वो एक विरोध में लहर चल रही थी भाजपा में, अब वो वोटें अपने आप ही परिवर्तित होती चली गई भाजपा के खिलाफ। मगर राव साहब की जो वोट बैंक जो रहा, जो वो उन्होंने पूरा दम दिखाया, एक रणनीति के तहत अपने वोट बिल्कुल वोट बैंक बरकरार रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो एक्स्ट्रा इजाफा होना था उनकी वोट बैंक में वो उनका नहीं हो पाया। तो उसके पीछे किसकी कमजोरी? पार्टी की कमजोरी, बड़े नेताओं के बयान की कमजोरी, मोदी जी के जो बयान आए वो कमजोरी? क्योंकि राव ने तो एक भी ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, राव के सारे सदे हुए बयान थे, वो सिर्फ अपने चुनाव तक सीमित। मोहन जी मैंने पहले भी कई बार कहा था राव साहब एक सुलझे हुए राजनीतिकार है, रणनीतिकार हैं, वो इसलिए किसी तरह की फालतू की बयानबाजी कभी नहीं करते हैं, जब पार्टी के कोई नेता कुछ भी कहते रहो। यही आपने इस चुनाव में भी देखा होगा, उन्होंने कभी भी किसी भाषणों के अंदर, हाँ उनकी एक जरूर है, अब वो अपने रुतबे को जरूर अपने उसको प्रकार अपना जो उसको दिखाना चाहते हैं, अब वो गाय बगाए कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के जो विपक्ष के उन नेताओं को ताकीद और एक चेतावनी जरूर देते रहते हैं। मेवात में उन्होंने जो चेतावनी इस बार दी उसको मेवात के लोगों ने अपने खिलाफ समझ लिया, चैलेंज समझ लिया, और उस चैलेंज की वजह से मेयर वोटर पिछली बार से भी कम उनको मिल पाया। यही वजह है अब इस बार रेवाड़ी के अंदर सैनी वोटर है वो एक्सेस मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री सैनी बन गए, तो सैनी समाज की वोटें हर एक लोकसभा में मिली भाजपा कैंडिडेट को। मगर पंजाबी वोट बैंक कट गया, क्योंकि खट्टर साहब का पूरा कार्यकाल भाजपा ने नहीं करने दिया, अचानक उनको हटा दिया बिना किसी कारण के, तो इस वजह से पंजाबी अंदरूनी रूप से कुछ नाराज नजर आए भाजपा से। तो ये एक चलिए बहुत लंबा हो गया। अब ये बताइए चुनाव परिणाम के जो समीकरण हैं, क्या दक्षिण हरियाणा में कोई बड़ा बदलाव आप देखते हैं? मोहन जी मैंने पहले भी कहा था, जब मुख्यमंत्री चेंज हुआ उस समय भी कहा था कि राव साहब के पास अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ये सुनहरा मौका है। अगर इस समय पर राव साहब, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ने पार्टी छोड़ी, इस समय राव साहब अगर पार्टी छोड़ देते हैं, भाजपा कांग्रेस चले जाते हैं, तो भाजपा हरियाणा से क्लीन स्वीप कर जाएगी, और राव साहब का कद जिस भी पार्टी में वो जाएंगे उस पार्टी में इतना बढ़ जाएगा, आने वाले विधानसभा के अंदर वो एक बड़े अहम नेता के तौर पर जाने जाएंगे। मगर वो इसीलिए भाजपा ने जल्दबाजी में 6 की 6 टिकटें वितरण की, उन्हें भी डर था अब कहीं जो है हमारे पास जो सांसद के दावेदार है छोड़कर अगर चले गए तो आपको सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे लड़ाने लायक। ये भी उनकी एक मजबूरी थी कि उन्होंने जल्दबाजी में टिकट की घोषणा की,
और उसका प्रभाव दुष्प्रभाव ये रहा, अब लंबे समय जब भाजपा के वोटर वोट मांगने के लिए लोगों में गए तो उनसे सवाल जवाब ज्यादा हुए, जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको बाउंड कर रखा था। अगर फालतू की बातें पार्टी लाइन की लीक से हटकर नहीं करेंगे, ये भी एक दिक्कत रही। अब वो अपने मन की बात अगर किसी से कहना चाहते थे, अपना आपको लोगों के हित के लिए साबित करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। अगर वो कह देते अग्निवीर हम चेंज करेंगे तो पार्टी की जो लाइन है उससे वो बाहर जाते, खराब होते, वो दिक्कत थी। अगर वो कहते कि मैं अहिर एजेंट बनवा के रहूंगा 100% मेरी गारंटी है, तो ये दिक्कत उनको आगे झेलनी पड़ती। पार्टी की नीतियों ने पार्टी की नीतियों की वजह से उनको भारी डेंट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब आगे अगर राव साहब चुनाव जीत जाते हैं, अगर आपकी बात मैं करता हूं जीत जाते हैं, तो भाजपा के अंदर जो राव साहब का रोल रहेगा, फिर जो ये नेता जो भाजपा के थे, जिन लोगों ने उनको हराने का प्रयास किया, वो सब सारे साइडलाइन कर दिए जाएंगे। राव साहब फिर एक बड़े कद के रूप में उभर के आएंगे। और अगर राव साहब चुनाव नहीं जीतते हैं तो उसके बाद विधानसभा के चुनाव के लिए राव साहब को तैयारी करनी चाहिए, और अपने इस भरपाई को वहां पूरा करने के लिए उन्हें अपने लिए एक नया विकल्प तलाशना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, कहीं भी रहे। अगर वो विकल्प उन्होंने तलाश लिया और अपने आप को उस पार्टी में स्थापित कर पाए, तो फिर उनका रुतबा कद फिर से वही बरकरार हो जाएगा जो राव साहब का हमेशा से रहा है। ये थे विनय यादव जी, जो राव साहब के चुनाव को लेकर के, क्योंकि पूरा चुनाव कैंपेनिंग हमने देखा कि कैसे पूरा चुनाव इस बार लड़ा है राव ने, कहे अकेले अपने दमखम पे। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि राव के चुनाव में कोई भी बड़ा नेता नहीं आया। वजह क्या रही, वो हम उन बातों पे नहीं जाएंगे, राव ने मना किया या पार्टी के पास समय नहीं था, बड़े नेताओं के पास समय नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं राव ने अपना कद दिखाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। और कहे राव समर्थक और उनकी पुत्री जिस तरीके से चुनाव लड़ी है, जिस तरीके से प्रचार किया है, अगर ये जीत राव की हुई तो तमाम लोगों के लिए बड़ा सबक होगी। फिलहाल आपको जो हमने विश्लेषण दिखाया विनय यादव जी का, फिर आएंगे नए इसी तरीके के अपडेट पर। और आप चुनावी विश्लेषण देखने के लिए हमारे HR न्यूज के साथ हमेशा बने रहें। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।